स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक हम क्या लेके आए हैं, तो संवैधानिक विकास। ये जो है लुसेंट का पॉलिटी है और ये फर्स्ट चैप्टर है। आप लोग कंटिन्यूटी बना के अगर रखते हैं तो इसे हम आगे खींचने का प्रयास करेंगे। ओके देन, समझते हैं ध्यान से। पहला क्वेश्चन है मेरा 1757। ठीक है, 1757 में क्या हुआ था, तो 1757 एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध का क्या नाम था, तो प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो होता है यह रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य होता है। ठीक है, प्लासी का युद्ध होता है किसके मध्य है, तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य होता है। और प्लासी पड़ता है तो ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं 1764 में भी एक युद्ध होता है जिसका नाम होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो है संयुक्त सेना के बीच होता है। संयुक्त सेना में कौन कौन होते हैं, तो मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला होते हैं। और अंग्रेज की तरफ से अकेले लड़ रहे होते हैं, उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है हेक्टर मुंडो। तो हेक्टर मुंडो और संयुक्त सेना के बीच जो है बक्सर का युद्ध होता है। और बक्सर पड़ता है कहाँ है, तो बक्सर पड़ता है बिहार में। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। ओके देन, आगे देखते हैं। उसके बाद जो है हम राजलेख की ओर चलते हैं। इसमें हम बताएंगे कि कैसे जो है अंग्रेज कौन कौन सा राजलेख लाया था, वो हम देखेंगे। ओके, समझते हैं। पहले देखते हैं 1600 ईस्वी का राजलेख। ठीक है, 1600 ईस्वी का जो राजलेख था, ये राजलेख का मतलब समझिए कि राजलेख किसे बोलते हैं। तो राजलेख मतलब हो गया पत्र। ठीक है, कहीं ना कहीं पत्र। ठीक है, लिखित होते हैं ना कि यहाँ हम शासन करेंगे या फिर यहाँ कंपनी खोलेंगे, इस तरह से राजलेख आप बोल सकते हैं। इसे आप राजलेख बोलिए कि एक्ट बोलिए। ओके देन, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो 1600 ईस्वी में एक राजलेख आया था। इसमें क्या बताया गया था, और ये राजलेख किसके माध्यम से आया था, तो उस समय ना इंग्लैंड के महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा जो है 1600 ईस्वी का राजलेख आया था। और इसमें क्या बोला गया था कि कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों की अनुमति प्रदान की जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये राजलेख में ये बात लिखा गया था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों के लिए अनुमति किस राजलेख में कहा गया है, तो आप बोल सकते हैं 1600 ईस्वी का राजलेख। ओके देन, कोई दिक्कत नहीं। तो समझते हैं ध्यान से। आप देखिए, तो 1600 ईस्वी में जो है इंग्लैंड की महारानी होती है एलिजाबेथ प्रथम, और भारत में जो उस वक्त शासन होता है ये अकबर का शासनकाल होता है। तो एलिजाबेथ प्रथम के माध्यम से जो है एक व्यक्ति को भेजा जाता है। उस व्यक्ति का क्या नाम रहता है, तो हॉपकिंस रहता है। हॉपकिंस के माध्यम से कंपनी का मतलब कि कंपनी खोलने के लिए पत्र लाया जाता है। ठीक है, लेकिन उस समय जो पत्र आता है ना, उस समय अकबर का डेथ हो गया रहता है। क्योंकि राजलेख जब आ रहा था तो उस वक्त तो कोई हेलीकॉप्टर और कोई साधन तो था नहीं, यातायात का कोई साधन तो था नहीं, तो आते आते काफ़ी टाइम लग जाता है। तो एलिजाबेथ प्रथम के माध्यम से एक व्यक्ति को भारत आते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति जो है भारत आते हैं। उस व्यक्ति का क्या नाम रहता है, तो हॉपकिंस। ठीक है, उस व्यक्ति का क्या नाम रहता है, तो हॉपकिंस। जब हॉपकिंस आते हैं तो हॉपकिंस जो है ये पत्र लेके आते हैं अकबर का। ये पत्र लेके आते हैं अकबर का कि अकबर से अनुमति लेके हम यहाँ कंपनी खोलने की आदेश मांगेंगे। लेकिन अकबर का डेथ हो गया रहता है 1605 ईस्वी में। जब इसका पत्र आता है तो तब पत्र आते आते जो है 1608 ईस्वी लग जाता है। और 1608 ईस्वी में जो है अकबर के बाद कौन शासन करेगा, तो अकबर के बाद कौन शासन करता है, तो जहांगीर करता है। कौन करता है, जहांगीर करता है। तो हॉपकिंस जो है ये किसका पत्र लेके आता है, किसके लिए पत्र लेके आता है तो ये आता है अकबर का संदेशा लेके आता है कि अकबर के द्वारा मुझे कंपनी खोलने का यहाँ आदेश देगा तो यहाँ हम कंपनी खोलेंगे। लेकिन हॉपकिंस को आते आते लेट हो जाता है और अकबर का मृत्यु हो जाता है 1605 में ही। लेकिन अकबर जब भारत पहुँचते हैं तो 1608 में पहुँचते हैं। और 1608 में जो है जहांगीर का शासन चल रहा होता है। किसका चल रहा होता है, जहांगीर का शासन चल रहा होता है। तो जहांगीर का शासन जब चल रहा होता है तो बताता है कि अब्बू तो लिपट गए, ठीक है, हम ही है जो है, आपको बताइए क्या बोलना है। तो इंग्लिश में कुछ भाषण देते हैं ये। ठीक है, कौन, तो हॉपकिंस। तो हॉपकिंस बताते हैं कि ऐसे ऐसे राजलेख में लिखा गया है, मुझे कंपनी खोलने की आदेश दीजिए। लेकिन जो है इसको कंपनी खोलने की आदेश जो है जहांगीर देता नहीं है, कंपनी नहीं खुलता है। ओके, याद रखिएगा। लेकिन इसकी विद्वता को देख के, हॉपकिंस की विद्वता को देख के इसकी जब इंग्लिश सर बोलना स्टार्ट किया तो इसकी विद्वता को देखते हुए जहांगीर जो है हॉपकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दे देता है। क्या आता है, इंग्लिश खां की उपाधि देता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से हम रिकॉल करते हैं। हॉपकिंस जो है भारत आने वाला पहला
हॉपकिंस जो है भारत आने वाला पहला अंग्रेज था। तो आपसे अगर पूछ लिया क्वेश्चन कि पहला आने वाला अंग्रेज कौन था, तो आप बोल सकते हैं हॉपकिंस। किसके दरबार में आया था, तो जहांगीर के दरबार में आया था। पत्र किसके लिए लेके आया था, तो अकबर के लिए क्या आया था, लेकिन अकबर डेथ कर गया था 1605 में। ठीक है, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और भारत कब पहुंचा था, 1608 में पहुंचा। किसका शासन चल रहा था, जहांगीर का शासन चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखते हैं आगे 1773 में क्या हुआ था। 1773 के लेफ्टिनेंट एक्ट में बंगाल के गवर्नर को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ओके, और पहला जो गवर्नर जनरल बना था, यह बना था वारेन हास्टिंग। पहला गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग बना था। ये सब चीज अभी आपको याद रखना है। ओके, पहला गवर्नर जनरल बना था वारेन हास्टिंग, लेकिन इसके साथ साथ जो है अन्य 4 गवर्नर भी बने थे, अन्य 4 सदस्य भी बने थे इसके। वो अन्य 4 सदस्य का कभी कभी नाम पूछ लेता है, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, तो गवर्नर जनरल बोलेगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल तो वारेन हास्टिंग, और इनके 4 सदस्य थे, वो सदस्य का क्या क्या नाम था वो देख लेते हैं। तो पहला का नाम था फिलिप फ्रांसिस। पहला का नाम क्या था, फिलिप फ्रांसिस। ठीक है, दूसरा क्या नाम था, वर्नेल। दूसरा का नाम क्या था, वर्नेल। पहला का नाम फिलिप फ्रांसिस, दूसरा क्या नाम था, वर्नेल। तीसरा क्या नाम था, मॉन्सेन। तीसरा का नाम मॉन्सेन, और चौथा का नाम क्लूवेरिंग। चौथा का नाम क्लूवेरिंग था। ओके, तो फिर से बोल देते हैं, फिलिप फ्रांसिस, वर्नेल, मॉन्सेन और क्लूवेरिंग, ये 4 अन्य सदस्य की श्रेणी में ये सब आते हैं। ये 4 अन्य सदस्य थे। ठीक है, और बंगाल के प्रथम गवर्नर बोल दिया गवर्नर जनरल, तो वारेन हास्टिंग थे, और 4 अन्य सदस्य में ये 4 अन्य सदस्य थे। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1773 लेगुटिन एक्ट में दूसरा काम क्या हुआ था, तो बम्बई एवं मद्रास की प्रेसिडेंसी, बम्बई एवं मद्रास की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दी गई। ठीक है, बम्बई और मद्रास के प्रेसिडेंसी जो होते थे उसको क्या कर दिया, बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी बंगाल के अधीन कर दिया। ठीक है, क्योंकि बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी जो है दोनों अलग अलग थे, लेकिन जो है अब क्या बोला गया है इसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कि बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को जो है अब बंगाल के अधीन ही कर दिया जाएगा। तो आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा कि बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के अधीन कर दिया गया, तो आप क्या बोलेंगे, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ओके देन आगे देखते हैं। भारतीयों द्वारा उपहार पर रिश्वत पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, तीसरा काम का क्या किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, तो इसमें किया गया कि भारतीयों द्वारा रिश्वत पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब इसको अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या बोला गया है कि भारतीयों द्वारा उपहार या रिश्वत पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, अब भारतीयों से जो है रिश्वत और नहीं ले सकते। ये सब जो है किसके लिए लागू होता था, तो कंपनियों के कर्मचारियों पर लागू होता था। ठीक है, कि आप जो है भारतीयों से रिश्वत और नहीं ले सकते हैं। ठीक है, कोई उपहार नहीं ले सकते हैं। ओके, ये सब चीज किसमें बोला गया था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये बात बोला गया था। ओके, आगे देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या था जो काम हुआ था, तो इसमें जो है बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसमें क्या की गई, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, तो इसमें जो है बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और कब की गई, तो 1774 में की गई। किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें कि पहला जो मुख्य न्यायाधीश बने थे वह कौन बने थे, तो वह बने थे सर एलिजा इप्पे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, इसमें पहला मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, तो आप क्या बोलेंगे, तो यह बने थे एलिजा इप्पे। क्या बने थे, एलिजा इप्पे बने थे। और अन्य न्यायाधीश भी बने थे। ठीक है, अन्य न्यायाधीश भी बने थे, वो भी देख लेते हैं। अन्य न्यायाधीश में कौन कौन बने थे, तो पहला था चैम्बर हाइड, तीसरा क्या था, लेमेस्टियर। ठीक है, क्या क्या बोले, तो चैम्बर हाइड लेमेस्टियर। ठीक है, चैम्बर हाइड लेमेस्टियर जो है ये अन्य न्यायाधीश की श्रेणी में इसे रखा गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग आगे। तो ये सब जो हुआ था काम 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। ठीक है, अब जो हम देखने वाले हैं 1784 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या काम हुआ था वो देख लेते हैं। देखिए
1784 रेगुलेटिंग एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। 80 में जो है पिट्स इंडिया एक्ट आया था। इसमें क्या हुआ था, तो पहला जो काम हुआ था, गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या जो 4 से 3 कर दी गई। ठीक है, मतलब सुधार के लिए 1784 रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ओके देन, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दूसरा काम जो क्या हुआ था, तो दूसरा काम जो हुआ था इसमें जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में जो है व्यापारिक मामले आते थे, व्यापारिक मामले जो सुलझाए जाते थे ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में सुलझाए जाते थे। ओके, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में क्या होता था, तो राजनीतिक मामले सुलझाए जाते थे। ठीक है, तो ये सब जो स्थापना किया गया था 1784 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। ओके देन, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट देख लेते हैं। इसमें क्या क्या काम हुआ था वो देख लेते हैं। देखिए इसमें जो है भारतीय राजस्व से क्या हुआ था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के वेतन, इसमें क्या बोला गया था कि 1793 के रेगुलेटिंग एक्ट में कि भारतीय राजस्व मतलब क्या हो गया, खाता, मतलब कि जो धन उन होता है उसमें, तो इसमें बोला गया था 1793 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बोला गया था कि भारतीय राजस्व से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के वेतन दिए जाएंगे। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के वेतन दिए जाएंगे। ठीक है, किस में बोला था, तो 1793 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये सब बोला गया था। ओके, अब देखते हैं आगे हम लोग 1813 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1813 का रेगुलेटिंग एक्ट देखते हैं जिसे बोलते हैं राजलेख। इसमें क्या बोला गया था, तो भारत के साथ व्यापार, ठीक है, भारत के साथ व्यापार जो है एकाधिकार समाप्त जो किया गया था 1813 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया 1813 में बोला गया था भारत के साथ व्यापार हम नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं भारतीयों की शिक्षा पर 1813 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किया गया। कब, तो हर वर्ष। ठीक है, हर वर्ष जो है भारतीयों पर 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किस एक्ट के तहत आया था, तो 1813 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आया था। और बोला था कि भारतीयों को पढ़ना चाहिए, पढ़ाने के लिए जो है ये सब व्यवस्था आया था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ईसाई मिशनरी जिसे बोलते हैं पंडित, ठीक है, ईसाई मिशनरी मतलब हो गया पंडित। ओके, इसको जो है भारत में भेजा गया। क्यों भेजा गया, तो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है ईसाई मिशनरियों को भारत भेजा गया। किस एक्ट के तहत, 1813 एक्ट के तहत। ओके देन, अब देखते हैं हम लोग 1833 का राजलेख। ठीक है, 1833 का राजलेख, इसमें क्या बोला गया, इसमें जो है चीन के साथ भी व्यापार करने का एकाधिकार जो है समाप्त कर दिया। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया 1813 में जो है सिर्फ भारत के साथ व्यापार करना समाप्त कर दिया गया था, लेकिन 1833 जब आया तो इसमें जो है चीन के साथ व्यापार करने के लिए मना कर दिया। बोला कि चीन के साथ व्यापार नहीं करना है, समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो 1813 में बोलेगा तो सिर्फ भारत के साथ व्यापार करना समाप्त किया गया था। ठीक है, लेकिन 1833 बोलेगा तो भारत के साथ साथ जो है मतलब चीन के साथ भी है समाप्त कर दिया गया था व्यापार। ओके, अब देखते हैं आगे बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है 1833 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल जब बोलेगा आपसे कि किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया, तो आप क्या बोलेंगे, 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, इसमें जो है 1833 में क्या हुआ था, विधि आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, 1833 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत विधि आयोग का गठन किया गया था। और किया कब गया था, तो 1834 में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा विधि आयोग का गठन किस एक्ट के तहत किया गया था, तो 1833 मारिएगा। कब किया गया था, 1834 मारिएगा। ओके, आगे किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, दास प्रथा का अंत किया गया था। कब, 1843 ईस्वी में। 1843 ईस्वी में जो है दास प्रथा का अंत किया गया था, लेकिन अगर एक्ट बोल दिया तो 1833 बोलिएगा। ठीक है, आगे 1853 का राजलेख देख लेते हैं जिसे बोलते हैं एक्ट। ओके, इसमें क्या हुआ था वो देख लेते हैं। इसमें जो है कंपनी के सेवाओं में कर्मचारियों को नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षा के
माध्यम से नियुक्त किया जाएगा। अब इसका अर्थ समझिए, मतलब कि 1853 के राजलेख जब आया ना, तो इससे पहले क्या परंपरा चल रहा था कि सिर्फ नाम मात्र का, मतलब कोई व्यक्ति को उठा लिया जाता था कर्मचारी में, ठीक है। लेकिन अब क्या बोला गया 1853 के रेगुलेटरी एक्ट में कि अब कंपटीशन होगा, ठीक है, अब कंपटीशन होगा, अब प्रतियोगी परीक्षा होगा, तब जाके कर्मचारियों को जो है नियुक्त किया जाएगा। किसमें बोला गया था? 1853 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत बोला गया था। ओके, आगे देखते हैं। सिविल सेवा की शुरुआत जो की गई थी, ये मैकाले के, लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में की गई थी, ठीक है, लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में की गई थी। लेकिन सिविल सेवा की जो शुरुआत बोलेगी तो कब हुआ था? तो 1853 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत हुआ था, ठीक है, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। सिविल सेवा की जो शुरुआत हुआ था किस रेगुलेटरी एक्ट के तहत हुआ था? तो 1853 रेगुलेटरी एक्ट के तहत हुआ था। ओके देन आगे देखते हैं। अंतिम राजलेख जब आपसे पूछेगा कि अंतिम राजलेख जो है वो कौन सा राजलेख था, कौन सा एक्ट था, तो अंतिम राजलेख जो था 1853 का ही राजलेख था, जो कि अंतिम राजलेख था, ठीक है। हो गया कि 1853 का रेगुलेटरी एक्ट जो था ये एक्ट था, लेकिन अब जो है एक्ट आना खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि एक्ट तो हमेशा 20 साल पे आता, ठीक है। तो 1853 और 20 करेंगे तो 1873 में रेगुलेटरी एक्ट आना चाहिए था, लेकिन इससे पहले घटना हो जाता है, इससे पहले एक घटना हो जाता है। घटना क्या हो जाता है? तो 1857 की क्रांति हो जाता है। 1857 क्रांति में जो है भीषण बवाल उबाल होता है, तो उसके बाद जो है इस सब को सुधार करके बोला कि अब जो है राजलेख नहीं आ जाएगा, ठीक है, अब जो है राजलेख नहीं आया जाएगा, अब जो है नया सिरे से जो है अब 1858 का भारत शासन अधिनियम आएगा, ठीक है। जबकि 1873 में रेगुलेटरी एक्ट आना चाहिए था, क्योंकि 20-20 साल पे ये बांधा गया था। लेकिन ये 1857 की जब क्रांति हुआ ना, तो इसमें बोला कि अब जो है राजलेख नहीं आएगा, एक्ट नहीं आएगा, अब जो है भारत शासन अधिनियम आएगा। ओके, अब देखिए इसमें क्या क्या बात बोला गया था वो देख लेते हैं। ओके, इसमें पहला जो काम हुआ था, इसमें बोला था कि मुगल सम्राट का जो पद है वो समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। और अंतिम मुगल सम्राट जब बोलेगा तो बहादुर शाह जफर था अंतिम मुगल सम्राट। तो 1858 ईस्वी में क्या हुआ था? पहला काम, मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया, और अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे। ओके, दूसरा काम क्या किया गया था? तो कंपनी का शासन जो है सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया, ठीक है, जैसे कि आपको बोले। ओके, तीसरा काम क्या हुआ था? तो भारत का जो गवर्नर जनरल था, जो कि 1833 ईस्वी में जो बना था, ठीक है, तो भारत का जो गवर्नर जनरल था अब जो है भारत का वायसराय होगा, ठीक है। भारत का जो गवर्नर जनरल था पहले, अब क्या होगा? भारत का वायसराय होगा। ये किस में बोला गया था? तो 1858 के अधिनियम में ये बात बोला गया था। ओके, और भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग था, और लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल की बात बोलेंगे तो 1856 से 1862 ईस्वी तक था। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से 1862 तक लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल था। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चौथा काम क्या हुआ था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सब जो है जो पद लाया गया था, ये सब जो व्यवस्था लाया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सबको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। किस अधिनियम के तहत? तो 1858 के अधिनियम के तहत जो भी पहले चीज लागू हुआ था वो सारा चीज को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। 1861 ईस्वी में जो है भारत परिषद अधिनियम आया था, ठीक है। 1861 में जो है भारत परिषद अधिनियम आया था। ओके, इसमें क्या बोला गया था? तो इसमें बोला गया था वायसराय को आपातकाल में 1861 अधिनियम के तहत जो है क्या बोला गया था कि भारत के वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के वायसराय को किस अधिनियम के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो क्या बोलेंगे? 1861 अधिनियम के तहत। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 1861 परिषद अधिनियम के तहत। और इसमें जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया था वायसराय को, ये कितना दिन तक दिया गया था? तो 6 माह तक। इसकी अवधि कितनी महीना तक होगी? तो 6 माह तक इसकी अवधि होगी। अधिनियम आया था, भारत परिषद अधिनियम कब आया था? 1892 ईस्वी में आया था। 1892 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम आया था, ठीक है। 1892 में भारत परिषद अधिनियम आया था, और इसमें क्या बात बोला गया था? इसमें बोला गया था कि बजट पे बहस, ठीक है, बजट पे जो बहस करना प्रारंभ हुआ 1892 अधिनियम के तहत ही प्रारंभ हुआ था। ओके,
और इसमें जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाएगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाएगा। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन में क्या होता है, जो कि मुखिया का चुनाव होता है, इसमें डायरेक्ट कौन वोट देते हैं, जनता वोट देते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है, तो इसका प्रतिनिधित्व वोट देते हैं, मतलब जनता का प्रतिनिधित्व वोट देते हैं, जिसे हम चुन के भेजते हैं वो वोट देते हैं, ठीक है। मतलब इसमें जो है इनडायरेक्टली निर्वाचन होता है, किसमें, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन में, ओके। और ये सब सारा व्यवस्था जो है 1892 अधिनियम के तहत आया था, ओके। 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम देख लेते हैं, इसमें क्या हुआ था। तो इसे ना मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम भी बोला जाता है, ये सब चीज आपको याद रखना है। मार्लो मिंटो सुधार कब आया था, तो 1909 में आया था, ओके। मार्ले कौन था, मार्ले कौन था, तो मार्ले जो है ये सचिव था, मार्ले सचिव था, और मिंटो कौन था, तो वायसराय था। मार्ले सचिव और मिंटो कौन था, तो वायसराय था। तो मार्ले अलग था, मिंटो अलग था। मार्ले कौन था, तो मार्ले जो था सचिव था, मिंटो कौन था, तो वायसराय था, ओके। देन कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। तो 1909 मार्ले मिंटो सुधार में क्या हुआ था, तो सांप्रदायिक निर्वाचन और जो व्यवस्था आया था 1909 के अधिनियम के तहत ही आया था। और सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक बोलेगा तो लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक। और सांप्रदायिक निर्वाचन किसके तहत आया था, तो 1909 अधिनियम के तहत आया था। कौन लाया था, तो लॉर्ड मिंटो लाया था, ओके। जो कि कौन होते थे, मिंटो, तो वायसराय होते थे, ओके। अब देखिए आगे, बजट पर मतदान एवं बहस करने की जो अनुमति दिया गया, ये किस अधिनियम के तहत दिया गया, तो 1909 अधिनियम के तहत दिया गया। किसमें, तो बजट पर बहस एवं मतदान करने की अनुमति, ठीक है। बजट पे मतदान एवं बहस करने की अनुमति किस अधिनियम के तहत दिया गया, 1909 अधिनियम के तहत दिया गया, जिसे बोलते हैं मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम, ओके। ये सब चीज आपको याद रखना है, ओके। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, देखिए इसमें क्या बोला गया है। मार्ले ने मिंटो से कहा, मतलब जब ये अधिनियम लाया था ना, तो मार्ले ने मिंटो से कहा था। मार्ले कौन थे, तो मार्ले थे सचिव, मिंटो वायसराय थे। तो मार्ले ने मिंटो से क्या कहा, जब ये अधिनियम आया था, 1909 अधिनियम जब आया था, ठीक है। तो इसमें क्या कहा मार्ले ने मिंटो से, तो मार्ले ने मिंटो से कहा कि हम नाक के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा, ठीक है, इसका फल भीषण होगा। ये किसने कहा, तो मार्ले ने मिंटो से कहा। क्यों कहा, क्योंकि जब ये अधिनियम आया ना, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन आया, बजट पे मतदान बहस करने की अनुमति दिया इस अधिनियम के तहत। तो यही इसी वजह से ये बोला था कि मार्ले ने मिंटो से कहा कि हम जो है नाक के दांत बो रहे हैं, ठीक है, इसका फल भीषण होगा, ओके। ये सब चीज बात बोला गया था किस अधिनियम के तहत, 1909 अधिनियम के तहत, ओके। आगे देखते हैं, मुस्लिम सदस्य का चुनाव मुस्लिम जनता के द्वारा ही होगा, किस अधिनियम के तहत बोला गया था, तो 1909 अधिनियम के तहत ही बोला गया था, ठीक है। क्योंकि ये सब अधिकार दे दिया गया था, तो यही सब बोला था कि हम जो है विष के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा, ये सब बात बोला, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोले, मुस्लिम सदस्य का चुनाव जो है मुस्लिम जनता के द्वारा ही किया जाएगा, ओके। आगे देखते हैं, इसमें पहली बार जो है वायसराय की परिषद किसी भारतीय को शामिल किया गया, किसमें, तो 1909 अधिनियम के तहत जो है इसमें जो है वायसराय के परिषद को किसी भारतीय को चुना गया, ओके। और पहला भारतीय कौन था, तो पहला भारतीय था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है पहला ऐसा भारतीय थे जिसे जो है वायसराय की परिषद में भारतीयों में शामिल थे, ठीक है, वायसराय के परिषद में शामिल थे। पहला भारतीय कौन थे ऐसा, तो वह थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद ऐसा भारतीय थे जो कि पहले भारतीय बने थे जो कि भारतीय परिषद अधिनियम में शामिल हुआ था, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। इसे ना मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें जो है केंद्र में द्वैसदनात्मक विधायिका लागू की गई थी, ठीक है। 1919 में क्या हुआ था, केंद्र में द्वैसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, ओके। किस अधिनियम के तहत, तो 1919 के अधिनियम के तहत। इसमें जो है प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ था, ठीक है, इसमें द्वैत शासन लागू हुआ था किस अधिनियम के तहत, 1919 अधिनियम के तहत। क्या क्या हुआ था, तो इसमें जो है केंद्र में द्वैसदनात्मक विधायिका लागू की गई, प्रांतों में द्वैत शासन
की शुरुआत की गई। ओके, किस अधिनियम में? तो 1919 अधिनियम में। सब चीज आपको याद रखना है। पहला जो मतलब द्वैध शासन लागू हुआ था, ये कहाँ हुआ था पहला द्वैध शासन लागू? तो मतलब व्यक्ति था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। पहली बार द्वैध शासन लागू कहाँ हुआ था? बंगाल में लागू हुआ था। ओके, ये सब चीज आपको याद रखना है। अगर पूछेगा कि सबसे पहले द्वैध शासन कहाँ लागू हुआ था, तो वह हुआ था बंगाल में। कौन किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव किया था। ओके देन आगे, समाप्त कौन किया था बंगाल में द्वैध शासन? तो वह किया था वारेन हास्टिंग। ओके, इसमें जो है वोट देने का अधिकार जो है, वोट देने का अधिकार दिया गया। ओके, और कब? तो 1926 ईस्वी में। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो है सिख ईसाई को जो है अलग कर दिया गया। सिख ईसाई को जो है अलग कर दिया गया। ओके, पहले सिख ईसाई को शामिल किया गया था, लेकिन अब जो है सिख और ईसाई को अलग कर दिया गया। इसमें बोला गया कि सिख का चुनाव जो है वो अलग होगा, ठीक है, और ईसाई का चुनाव जो है ये अलग होगा। किसमें बोला गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में बोला गया। ओके, अब देखिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई। किसमें? तो 1919 अधिनियम के तहत जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई। मतलब इसमें बोला गया कि इसमें जो वोट डालेंगे वो डायरेक्ट जनता वोट डालेंगे, ठीक है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का अर्थ ये हो गया, जो कि देश की बात बोलेंगे तो वो स्विट्जरलैंड में आपको देखने मिलेगा, और गाँव की बात बोलेंगे तो गाँव में आपको देखने मिलेगा प्रत्यक्ष निर्वाचन, जो जनता वोट देते हैं। अब देखिए इसमें जो है केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया, ठीक है। 1919 अधिनियम के तहत जो है केंद्र के बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। ओके, अब देखिए यूपीएससी आयोग मतलब कि संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। किस अधिनियम के तहत? 1919 अधिनियम के तहत। ओके, कब किया गया? तो 1926 में किया गया। 1926 में जो है 1926 में संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? तो 1926 में किया गया। और किस आयोग के आधार पर किया गया? तो ली आयोग के आधार पर किया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यूपीएससी जिसे बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग, इसका गठन 1926 में किया गया। किस आयोग की सिफारिश पे? तो ली आयोग की सिफारिश पे किया गया। ओके, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रहता है या तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।